से बीच में शांतनु की अकड़, उसके घमंड और उसके नकली प्राइड की वजह से शेखावत परिवार कोर्ट में केस जीतने के बावजूद डायमंड बैंक के 75% शेयर्स नहीं खरीद पाया था। उनके हाथ से मार्केट की सल्तनत जा चुकी थी और अब शेखावत परिवार को अग्रवाल परिवार से खतरा मंडरा रहा था। हालांकि शांतनु ने अपने भाई शिवम सिंह शेखावत को समझाने की लाख कोशिश की, ये तक कहा कि वो कोई ना कोई हल निकाल लेगा। यहां तक कि चचा जान और पूर्वा भी सीन में आए और उन्होंने भी शिवम को ठंडे दिमाग से काम लेने को कहा। लेकिन शिवम के गुस्से के आगे किसी की नहीं चली और उसने एक झटके में शांतनु को महल से, परिवार से और हर अधिकार से अलग कर दिया था। अब इसे क्या कहेंगे? जो इंसान कुछ समय पहले दिग्विजय को ताने मार रहा था, उसे राजा से रंक कह रहा था, वो खुद कुछ ही पलों में उसी मुकाम पर पहुंच गया था। अब उसका सफर भी राजा से रंक का होने वाला था। खैर, एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ मायूसी। लेकिन इस कहानी में एक और शख्स था जो इस समय अपनी इनोवेशन लैब में प्रोजेक्टर्स के बीच बैठा था और बहुत शिद्दत के साथ अपने काम को अंजाम दे रहा था। ऑफ कोर्स वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रणविजय सिंह का नाजायज बेटा परीक्षित था। दिग्विजय को राठौर टेक ग्रुप से निकालने के बाद उसके काम का सारा बोझ परीक्षित ने अपने सर उठा लिया था। हालांकि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी बस अकाउंट संभाले, अब उसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स और भी कई एनर्जी सोर्सेज और टेक इनोवेशंस के साथ माथापच्ची करनी पड़ रही थी। बेशक परीक्षित के लिए यह सब आसान नहीं था और देखा जाए तो उसने इतने सालों में कभी दिग्विजय के काम में रुचि भी नहीं दिखाई थी। लेकिन राजयोग के चलते उसे राठौड़ खानदान की गद्दी मिली थी और गद्दी के साथ साथ जिम्मेदारियों का बोझ और अपने आप को प्रूव करने की होड़ भी शुरू हो गई थी। कुल मिलाकर परीक्षित अपने पिता के सामने नकारा साबित नहीं होना चाहता था। यही वजह है कि वो दिग्विजय के काम को समझने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। वैसे मजे की बात तो यह है कि अगर परीक्षित ने उस दिन गुस्से में दिग्विजय के रिसर्च पेपर्स ना फाड़े होते, अगर उन्हें संभाल कर रख लिया होता, तो आज उसे इतना सर नहीं खपाना पड़ता। वो पेपर्स कोई साधारण कागज नहीं थे। नई स्टडी से लेकर नई इनोवेशन तक सब कुछ उसमें था। लेकिन उस वक्त परीक्षित के लिए दिग्विजय को परेशान करना, उसे नीचा दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसी चक्कर में उसने उन रिसर्च पेपर्स की अहमियत बिल्कुल नहीं समझी थी। कोई बात नहीं, बीते कुछ दिनों में रात दिन एक करके परीक्षित को दिग्विजय का काम थोड़ा बहुत समझ आ ही गया था। ऑफिस में मौजूद कई रिसर्चेस को वो चाट गया था और उन्हीं से प्रेरणा लेकर वो खुद छोटी मोटी मॉक रिसर्चेस करके टेक्नोलॉजी के काम को बेहतर समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी मेहनत उबाल पर थी और इसके लिए 100 में से 100 नंबर देना तो बनता ही है। खैर, इस समय परीक्षित एक और मॉक रिसर्च को अंजाम दे रहा था। उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, क्या होगा अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को 10% इंक्रीज कर दूं? क्या इससे प्लाज्मा डेंसिटी बिना ओवरहीट हुए 15% बढ़ेगी? उसके दिमाग में कई तरह की कैलकुलेशंस चल रही थीं और वो उस रिसर्च में इतना खोया हुआ था कि उसे लैब में दाखिल होती हुई हल्के कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दी। शैलजा कुमारी परीक्षित की असली मां चुपचाप लैब में दाखिल हुई। वो बहुत ही काल्म और कंपोज्ड किस्म की औरत थी जो अपने आजू बाजू की चीजों को देखकर ही सब समझ जाती थी। लैब में दाखिल होते ही शैलजा की नजर अपने बेटे पर पड़ी और एकाएक उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की हल्की परत नजर आई। इससे पहले शैलजा ने अपने बेटे को इतनी मेहनत करते हुए कभी नहीं देखा था। चूंकि परीक्षित पूरी तरह से अपनी रिसर्च में डूबा हुआ था, ऐसे में शैलजा उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मगर वो यहां बस अपने बेटे को देखने नहीं आई थी। ऑफ कोर्स वो एक जरूरी काम से आई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बीच में कैसे टोके। अपने बेटे को 10 मिनट तक देखने के बाद फाइनली शैलजा ने बहुत ही जेंटल अंदाज में अपने बेटे का कंसंट्रेशन तोड़ने का सोचा। एकाएक उसके कदम परीक्षित की ओर बढ़े और उसने अपना हाथ परीक्षित के कंधे पर रखते हुए कहा, बेटा। एकाएक परीक्षित चमक उठा। हालांकि जैसे ही उसने पीछे मुड़कर अपनी मां को देखा,
वैसे ही उसकी हार्ट बीट्स फिर से नॉर्मल हो गई थी। ओ मॉम, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, गहरी सांस छोड़ते हुए परीक्षित ने कहा। कैसे हो, सब ठीक है ना? कोमल आवाज में शैलजा ने पूछा। सब ठीक है मॉम। परीक्षित की सांसें अभी भी थोड़ी तेज थीं। मैं देख रही हूं कि आजकल तुम काफी बिजी चल रहे हो, ना घर आने का ठिकाना है और ना ही खाना खाने का। मां की ममता अपरंपार थी, वो कभी भी कहीं भी रुकने वाली नहीं थी। शैलजा ने अपने बेटे की चिंता करते हुए कहा। हां मॉम, मैं तो ये सोच रहा हूं कि दिग्विजय अकेला कैसे सब मैनेज करता था। मुझे तो नानी याद आ गई, लेकिन मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूं। थोड़े दिन में प्रो तो नहीं, लेकिन हां, अच्छा खासा काम जरूर सीख जाऊंगा, परीक्षित ने अपनी मां को समझाते हुए कहा। बहुत बढ़िया, मुस्कुराते हुए शैलजा ने पूछा। तो तुमने इतने दिनों में क्या सीखा? कुछ प्रैक्टिकल भी किया या अभी तक सिर्फ एनालाइज ही कर रहे हो? तुरंत ही परीक्षित ने टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। आप वो सारी फाइल्स देख रही हैं, वो अब तक की इस कंपनी की सारी रिसर्च हैं और मैं उन्हें पूरा चाट चुका हूं। बीते कुछ दिनों में मैंने कई मॉक रिसर्च की, लेकिन एक में भी कामयाब नहीं रहा। लेकिन ये वाली, एकाएक परीक्षित की आंखों में चमक नजर आई। ये वाली थोड़ी खास है और मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें कामयाब जरूर होऊंगा। सिर्फ आंखों में ही नहीं, बल्कि उसकी आवाज में भी डिटर्मिनेशन नजर आया। ओह, ऐसा भी क्या खास है इस रिसर्च में? हल्का चौंकते हुए शैलजा ने पूछा। तुरंत ही परीक्षित ने भीनी मुस्कान के साथ कहा। इस समय मैं ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैग्नेटिक कंटेनमेंट फील्ड्स को बिना ओवरहीट किए, बिना मेल्टडाउन के कैसे मजबूत किया जा सकता है। अगर मेरी ये रिसर्च कामयाब रही तो ना सिर्फ एनर्जी की दुनिया में ब्रेक थ्रू मिलेगा, बल्कि मैं अपनी रिसर्च से आर्टिफिशियल कॉस्मिक एनर्जी को डेवलप कर पाऊंगा। और अगर ऐसा हुआ तो अरबों खरबों रुपयों को मेरी जेब में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अचानक से परीक्षित की आवाज में हल्का दर्द नजर आया। लेकिन मैं अभी बिगिनर लेवल पर हूं और बस मॉक रिसर्च कर रहा हूं। पहले मुझे एक्सपर्ट होना पड़ेगा और फिर मैं प्रो बनूंगा। ना जाने उसमें कितना समय लग जाएगा, लेकिन चाहे जो भी हो, मैं हर चीज में दिग्विजय से आगे निकलकर ही रहूंगा। जब भी परीक्षित की जुबान पर दिग्विजय का नाम आता था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल जाते थे। वो दिग्विजय को एक दुश्मन की तरह देखता था। बहुत बढ़िया बेटा, भीनी मुस्कान के साथ शैलजा ने कहा। जिस तरह तुम मेहनत कर रहे हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मॉम, मुस्कुराते हुए परीक्षित ने कहा। अच्छा, ये सब छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आपका अचानक से यहां कैसे आना हुआ? आमतौर पर शैलजा हमेशा परीक्षित को कॉल किया करती थी, लेकिन आज वो अचानक से यहां टपक पड़ी थी और अपनी मां का यह अंदाज देखकर परीक्षित सेंस कर सकता था कि जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात है। तो बात कुछ ऐसी है बेटा कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बुरी खबर है। बहुत बहुत बुरी खबर है। अचानक से शैलजा का चेहरा सीरियस मोड में बदल गया था। बुरी खबर? एकाएक परीक्षित ने चौंकते हुए पूछा। वो क्या है मॉम? वो कंपनी। शैलजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बुरी खबर को अपने बेटे के सामने कैसे जाहिर करे। जैसे ही शैलजा फंबल हुई, वैसे ही परीक्षित ने फिर एक बार चौंकते हुए कहा। कंपनी में क्या मॉम? शैलजा ने अपने बेटे परीक्षित की ओर देखा। उनकी आंखों में कंसर्न और सीरियसनेस दोनों नजर आ रही थी। फाइनली उन्होंने गहरी सांस ली और अपने आप को उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रिपेयर किया। परीक्षित, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुमने और तुम्हारे पिता ने कुछ दिन पहले क्लाइंट की 1000 करोड़ की डील साइन की थी और उस डील में साफ साफ लिखा था कि राठौड़ टेक ग्रुप 6 महीने के अंदर उस डील को फुलफिल करेगा। लेकिन बेटा, हिचकिचाते हुए शैलजा ने कहा, हमें रिसेंटली पता चला है कि उस डील को फुलफिल करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, आयरन और एल्यूमिनियम, उनकी रेगुलर सप्लाई को कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया गया है। जैसे ही शैलजा के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही परीक्षित की आंखें चौड़ी, बहुत चौड़ी हो गई थीं। कट ऑफ कर दिया है? लेकिन क्यों? क्या आप लोगों ने सप्लायर्स से बात की?
क्या कह रहे हैं वो? क्या रीजन दे रहे हैं? अगर ज्यादा आनाकानी करे तो उनसे कहो कि हम अगले साल उनके साथ कोई अग्रीमेंट नहीं करेंगे, गुस्सैल अंदाज में परीक्षित ने कहा। तुरंत ही शैलजा ने धीमे अंदाज में अपना सर हिलाया और गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, यही तो प्रॉब्लम है परीक्षित, कोई नहीं जानता है कि वो सप्लायर्स कौन है। यहां तक कि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी अभी तक कोई डिटेल्स नहीं निकाल पाया है। ना तो हमारे पास उनका कोई नंबर है और ना ही कोई लोकेशन। अचानक से परीक्षित का चेहरा कंसर्न से कंफ्यूजन में बदल गया था। यह कैसे पॉसिबल है? जितना मुझे पता है, पापा और कंपनी सालों से एक ही सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास उनकी कोई इंफॉर्मेशन ही ना हो? शैलजा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अपैरेंटली वो लोग जो सप्लायर्स के साथ बातचीत करते थे, उन्होंने कभी किसी भी चीज के प्रॉपर रिकॉर्ड्स ही नहीं रखे। जैसे मानो हम भूतों से डील कर रहे थे। ना तो कोई फोन नंबर है, ना कोई ईमेल और ना ही कोई एड्रेस। हमारे पास कुछ नहीं है और अब बिना आयरन और एल्यूमिनियम के हम क्लाइंट की उस डील को 6 महीने में फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एकाएक परीक्षित चौंक उठा। सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका दिमाग घोड़े से भी तेज दौड़ रहा था। लेकिन मॉम, उन मटेरियल्स के बिना हमारा पूरा प्रोजेक्ट खतरे में है। आयरन और एल्यूमिनियम के बिना हम क्लाइंट की डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं। हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। हमारी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। परीक्षित के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। परीक्षित की बात सुनकर तुरंत ही शैलजा ने अपना सर हिलाया। उनके एक्सप्रेशन अब और भी ज्यादा सीरियस हो गए थे। मुझे पता है परीक्षित, तुम्हारे पापा तो ऑलरेडी उस प्रेशर को फील कर रहे हैं। वो सफलता के बेहद करीब थे और अब ये प्रॉब्लम उनके अब तक के सारे काम को खतरे में डाल रही है। चूंकि तुम सुबह से शाम तक इस लैब में होते हो और दिग्विजय का काम सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए उन्होंने अपना डर और दर्द तुम्हारे साथ साझा नहीं किया। लेकिन इस समय वो बहुत परेशान है। लेकिन मॉम, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस बी पॉसिबल कि हमारे पास सप्लायर की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है? लाइक सीरियसली? पता नहीं क्यों, लेकिन परीक्षित उस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वेल, ये मेन समस्या नहीं है। शुरुआत से लेकर अब तक हमें शैलजा का काम कंपोज्ड और एकदम शालीन अंदाज ही देखने को मिला था। लेकिन अब अचानक से शैलजा के तेवर बदल गए थे। उसकी आवाज तीखी हो गई थी और उसकी आंखों में शैतान नजर आ रहा था। तुरंत ही परीक्षित ने अपनी मां की ओर देखकर कहा, तो फिर मेन प्रॉब्लम क्या है? परीक्षित के माथे पर शिकन की सिलवटें साफ नजर आ रही थीं। मेन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा सौतेला भाई दिग्विजय आयरन और एल्यूमिनियम की सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए जिम्मेदार है, दांत पीसते हुए शैलजा ने कहा। क्या? परीक्षित पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। लिटरली उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं मॉम? तुरंत ही उसने अपनी मां पर सवाल दागा। मैं ये कहना चाहती हूं कि दिग्विजय ने इस कंपनी के लिए काफी कुछ अच्छा किया है और अच्छा करते करते उसने हमसे काफी कुछ छीना भी है। शक्ल से वो जितना भोला दिखता है, असल में वो उतना भोला है नहीं। उसने जो कुछ भी किया बहुत ही सोच समझ कर किया। एक तरफ जहां शैलजा दिग्विजय के कैरेक्टर को समझाने की कोशिश कर रही थी, तो वही दूसरी तरफ परीक्षित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। या फिर यूं कहे कि परीक्षित का दिमाग होच पोच हो गया था। मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एकाएक परीक्षित ने अपनी मां को बीच में टोकते हुए कहा। परीक्षित, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तीखे अंदाज में शैलजा ने परीक्षित की और देखकर कहा, भले ही उस दिग्विजय की कुंडली में तुम्हारी तरह राजयोग नहीं है, लेकिन उसके पास दिमाग है, उसके पास कनेक्शंस हैं, उसके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर हैं। दिग्विजय के उन सप्लायर्स के साथ बहुत ही अच्छे कनेक्शंस थे और उसी की इन्फ्लुएंस की वजह से कंपनी को हमेशा आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, यूरेनियम और मर्करी की नॉन स्टॉप सप्लाई मिली। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पिता ने उसकी जगह तुम्हें अपना वारिस चुना, उसने अपने कनेक्शंस का खेल दिखाया और अपने इन्फ्लुएंस से सप्लायर्स को सप्लाई देने से मना किया। वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है परीक्षित। भले ही उसके हाथ से सब कुछ जा चुका है, लेकिन अभी भी उसके पास बहुत कुछ है।
और यही सब सोच सोच कर अब मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा है। पता नहीं क्यों, लेकिन शैलजा की आवाज कुछ ज्यादा ही भारी हो गई थी। तो वही परीक्षित की सांसें गुस्से से कदम ताल कर रही थीं। बेशक उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो इस सोच में डूबा हुआ था कि उसका यूजलेस और गुड फॉर नथिंग सौतेला भाई, जिसके पास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं थे, क्या वो वाकई में इतने ऊंचे लेवल की इन्फ्लुएंस कर सकता है? एकाएक परीक्षित ने चिल्लाते हुए कहा, हमें इस बारे में पापा को इन्फॉर्म करना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि सप्लाई कट ऑफ करने के पीछे दिग्विजय का हाथ है। पापा उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे। दांत पीसते हुए परीक्षित ने कहा, वो होता कौन है? हमारी कंपनी की आयरन और एल्यूमिनियम की सप्लाई को रोकने वाला। ना सिर्फ उसने हमारी सप्लाई रोकी है, बल्कि हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल होने से रोका है। मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। नहीं परीक्षित, मेरे हिसाब से वो एक गलत मूव होगा। अचानक से शैलजा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान नजर आई। हालांकि उसका खुद का बेटा भी उस मुस्कान को देखकर अपनी मां के असली इंटेंशंस समझ नहीं पाया था। आपको ऐसा क्यों लगता है मॉम? आज उस कमीने ने हमारी सप्लाई रोकी है, कल पता नहीं वो क्या करेगा। पापा के लिए वो प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब दिग्विजय का किया धरा है, तो आप देखना वो कैसे उसकी बैंड बजाएंगे। वैसे भी वो उससे उसका सब कुछ छीन चुके हैं, तो अब तो शायद वो उसकी जान ही ले लेंगे। अचानक से परीक्षित के चेहरे पर एक भीनी मुस्कान नजर आई, जैसे मानो वो अपने सपने को साकार होता हुआ देख रहा हो। नहीं, मेरे पास एक दूसरा प्लान है। शैलजा के चेहरे की मुस्कान कुछ ज्यादा ही निखर गई थी। क्या है शैलजा का प्लान? क्या शैलजा हमेशा हमेशा के लिए दिग्विजय को रास्ते से हटाना चाहती थी? क्या शैलजा अपनी चाल में कामयाब होगी? और क्या परीक्षित अपनी रिसर्च को मुकम्मल कर पाएगा? क्या परीक्षित दिग्विजय से आगे निकल पाएगा? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कर्मा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पॉकेट एफएम। शांतनु की अकड़ है स्टूडियो बोर्ड। बिच्छू गैंग। उस गैंग का नाम सुनते ही परीक्षित के होश उड़ गए थे। मॉम, क्या आप वो डेंजरस माफिया ग्रुप की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली। शैलजा के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा निखर गई थी। हम ये कहेंगे कि दिग्विजय बिच्छू गैंग के साथ काम कर रहा है, जिससे वो राठौड़ परिवार से बदला ले सके और उनके साथ मिलकर वो कंपनी की प्रॉपर्टी और यहां तक कि तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है। अपनी मां की बात सुनकर परीक्षित का मुंह खुला का खुला रह गया था। मॉम, आर यू सीरियस? वेरी सीरियस। शैलजा ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए यह साबित कर दिया था कि वो हर हाल में दिग्विजय को अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम पापा को उन सारी बातों का यकीन कैसे दिलाएंगे? परीक्षित वो सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी पोजीशन बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। और ऊपर से वो मम्माज बॉय था। ऐसे में अपनी मां की बात को टालना उसे आता ही नहीं था। गुड क्वेश्चन। शैलजा की टोन शांत थी, लेकिन उसकी आवाज में तीखापन साफ नजर आ रहा था। मैं फेक एविडेंस जैसे मैसेजेस, फोन कॉल्स या फिर दिग्विजय और बिच्छू गैंग के एक मेंबर की प्लांटेड मीटिंग दिखाकर तुम्हारे पिता को कन्विंस कर सकती हूं। तुम्हारे पापा को यही लगेगा कि दिग्विजय एक रियल थ्रेट है। अपनी मां की बात सुनकर परीक्षित ने एक गहरा विचार किया। वो जानता था कि उसके पिता टफ हैं, लेकिन अनरीजनेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे उस बात के लिए अग्री कर भी लूं, तो आप वो सब रियल कैसे दिखाएंगी? पापा बिना किसी सबूत के किसी भी स्टोरी पर भरोसा नहीं करेंगे। शांत अंदाज में दिग्विजय ने कहा। अचानक से शैलजा के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। वो ये देखकर खुश थी कि परीक्षित भी अब चीजों को उसके नजरिए से देखने लगा था। वो सब मुझ पर छोड़ दो परीक्षित। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे पापा को क्या दिखाना है, कब दिखाना है और कैसे दिखाना है। उसके चेहरे की मुस्कान अब एक शातिर अंदाज में बदल गई थी। ठीक है, लेकिन आप ये सब फैब्रिकेटेड स्टोरीज के बाद पापा से क्या एक्सपेक्ट करने वाली हैं? परीक्षित ने अपनी मां से पूछा। वो इस सवाल का उत्तर जानने के लिए बहुत क्यूरियस था।
नकली कहानी और नकली एविडेंसेस पेश करने के बाद मैं उनके मन में दिग्विजय को एक खतरनाक थ्रेट के रूप में लेबल कर दूंगी और ये इंश्योर करूंगी कि तुम्हारे पिता के दिमाग में बस एक ही बात घूमे और वो होगी दिग्विजय को जान से खत्म करना। अचानक से शैलजा के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। उसकी आवाज और उसकी आंखों में दिग्विजय के लिए नफरत देखी जा सकती थी। आपका प्लान तो ढांसू है। अपने दिमाग में सारे समीकरण बैठाने के बाद अब परीक्षित को भी लगने लगा था कि उसकी मां के प्लान में दम है और सही अप्रोच के साथ उस प्लान को मुकम्मल किया जा सकता है। बिल्कुल, शैलजा ने कड़क अंदाज में कहा। जैसे ही दिग्विजय की कब्र खुदेगी वैसे ही इस कंपनी की फाउंडेशंस भी मॉडिफाइड हो जाएंगी। इस समय शैलजा किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। उसके हर सेंटेंस में दिग्विजय को लेकर सिर्फ और सिर्फ घृणा थी। खैर, देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया और एक दिन दिग्विजय जोधपुर की सड़कों पर किसी आवारा की तरह घूमता दिखाई दिया। भले ही वो आवारा की तरह घूम रहा था, लेकिन असल में आवारा नहीं था। उसकी किस्मत बदल चुकी थी। वो 40,000 करोड़ का मालिक बन गया था। वो चाहता तो उन पैसों से पूरा जोधपुर खरीद सकता था, लेकिन नहीं। ना तो उसे शो ऑफ करने की आदत थी और ना ही अपनी ताकत को रिवील करने की। उसे हमेशा से ही लो प्रोफाइल मेंटेन करना अच्छा लगता था और आज भी वो एकदम साधारण कपड़ों में जोधपुर घूम रहा था। उसने एक प्लेन टी शर्ट, जीन्स और पैरों में अच्छे स्नीकर्स डाले हुए। गर्मी का मौसम था और सूर्यदेव लिटरली बरस रहे थे। चलते चलते अचानक से दिग्विजय को प्यास लगी। अब गौर फरमाने वाली बात यह थी कि वो प्यास पानी की नहीं थी, बल्कि दारू की थी। क्यों? क्योंकि दिग्विजय ने अपनी आंखों के सामने एक बार एंड रेस्टोरेंट देख लिया था। बस फिर क्या था, तुरंत ही दिग्विजय ने उस बार में एंट्री ली और एक कोना पकड़ के बैठ गया। वो चाहता तो किसी 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट भी जा सकता था, लेकिन नहीं, उसने एक लोकल बार को चुना। इसलिए नहीं कि दिग्विजय कंजूस था और पैसा बचाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अमीरों से दूर रहना चाहता था। कुछ दिन पहले अपने ही रेस्टोरेंट में हुए उस हादसे को वो अभी तक भूल नहीं पाया था। फिर भले ही उसने शांतनु को मिटाकर रख दिया था, लेकिन एक टीस अभी भी उसके दिल में बची थी। उस लोकल बार का माहौल देखने लायक था। लाइट्स पूरी डिम थी और हर तरफ बस दारू, सिगरेट और गांजे की स्मेल आ रही थी। नशेड़ी हल्ला कर रहे थे और कुछ लोग दारू पीकर वहीं पड़े थे। यह सब देखकर दिग्विजय को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन यहां उसे भरपूर प्राइवेसी मिलने वाली थी, इसलिए उसने वहां से जाने का नहीं सोचा। तभी अचानक से एक वेटर अपने हाथ में कांच का गिलास लेकर आया और उसे टेबल पर रखते हुए दिग्विजय से बोला, क्या चाहिए? दिग्विजय को सस्ती शराब पीने की आदत नहीं थी, लेकिन जिस जगह वो बैठा था उसे कोई आइडिया नहीं था कि वहां महंगी शराब मिलती भी है या नहीं। 2 पल सोचने के बाद थोड़ा हिचकिचाते हुए दिग्विजय ने कहा, विस्की में जो भी सबसे महंगा है वो ले आओ। क्वार्टर अद्दा, पूरी बाटली क्या चाहिए और चखने में क्या लाऊं? जो चाहिए एक बार में मांग लो। मैं भी पार्टी कर रहा हूं, अपनी पार्टी छोड़कर बार बार तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला। उस वेटर का एटीट्यूड देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो किसी 7 स्टार बार में काम करता हो। खैर, ऐसे लो ग्रेड बार में ऐसी चीजें बहुत कॉमन थी। 1 क्वार्टर और ठंडे पानी की बोतल, बस उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भीनी मुस्कान के साथ दिग्विजय ने कहा। 1 मिनट के अंदर दिग्विजय को जलपान करने की सारी सामग्री मिल गई थी। तुरंत ही दिग्विजय ने एक लार्ज पैक बनाया और उसका एक सिप लेते हुए बोला, वाह, आज तो मजा ही आ गया। हालांकि उसकी आवाज में एक अजीब सा एग्जॉस्शन सुनने को मिला। उस लोकल बार में ना तो टीवी था और ना ही कोई म्यूजिक बज रहा था। ऐसे में दिग्विजय को वहां सिर्फ अमीरों से प्राइवेसी मिल सकती थी, लेकिन बोरियत मिटाने का कोई तरीका नहीं था। तभी अचानक से दिग्विजय को कुछ याद आया। तुरंत ही उसने अपना फोन बाहर निकाला और गैलरी खोलकर सरदारपुरा वाले विला की फोटोज देखने लगा। यह वही विला था जो उसने शांतनु को शर्त में हराकर जीता था। विला बहुत बड़ा था। उसमें बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थीं। एक शानदार बड़ा दरवाजा था जिसके बाहर 2 तोपें सलामी दे रही थीं और बगीचा भी बहुत बढ़िया तरीके से सजाया हुआ था। कुल मिलाकर
वो शेखावत परिवार की रॉयल प्रॉपर्टी थी जो अब दिग्विजय की हो गई थी। वाओ, ये विला तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, दिग्विजय ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा और एकाएक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दिग्विजय की शान और शौकत फिर से लौट आई थी और उसे देखकर वो खुद हैरान था। विला का अंदरूनी और बाहरी दोनों हिस्सा वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना था और दिग्विजय की आंखें उस विला से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। तभी अचानक से दिग्विजय के दिमाग में वो सारे मोमेंट्स रिफ्लेक्ट होने लगे जो उसके साथ घटे थे। कुछ ही हफ्तों पहले उसके पिता ने उसे महल से बाहर फेंक दिया था। न सिर्फ उसे कंपनी से निकाला बल्कि उसे अपने ही घर से बेदखल कर दिया था। बाप ने तो दुख दिए ही, लेकिन दुख देने में उसकी बीवी भी कोई कम नहीं थी। पिछले 10 सालों से उसकी बीवी का किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चल रहा था और दिग्विजय के लिए सबसे शॉकिंग तो यह था कि शुभ और शुभांगी उसके बच्चे नहीं थे। खैर, दिग्विजय को सिर्फ अपनों ने ही नहीं लूटा बल्कि परीक्षित ने भी अपनी राजयोग की पावर दिखाते हुए उसे काफी ह्यूमिलिएट किया था। उन घटनाओं को फिर से सोचने के बाद अचानक से दिग्विजय का दिल गुस्से से जलने लगा था, लेकिन चीजें अब तेजी से बदल गई थीं। उसके लिए दिग्विजय को अपने शार्प माइंड, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कॉन्फिडेंस को थैंक यू कहना होगा, क्योंकि उनकी वजह से दिग्विजय जो कुछ भी नहीं था वो अब सिर्फ बिलियनियर नहीं बल्कि मल्टी बिलियनियर बन गया था। और शेखावत परिवार का सरदारपुरा वाला विला उसके अकॉम्प्लिशमेंट्स पर चेरी ऑन द टॉपिंग था। इस खुशी के मौके पर दिग्विजय ने अपना गिलास उठाया और एक ही बार में पूरा पेग गटक गया। हालांकि उसका मन अब यह सोचकर भटकने लगा था कि उसका अगला कदम क्या होगा, वो उन लोगों के साथ क्या करेगा जिन्होंने उसके साथ गलत किया। अब जब वो अमीर हो चुका था तो वो अपनी जगह वापस कैसे हासिल करेगा और कैसे सबको गलत साबित करेगा। वो एलाइज को कैसे पा सकता था और जोधपुर में एक और भी ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव कैसे स्थापित कर सकता था। अब भी दिग्विजय के दिमाग में ये सारे ख्याल दौड़ ही रहे थे कि तभी अचानक से उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। एकाएक दिग्विजय अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और उसने देखा कि एक जवान लड़का फुल एटीट्यूड अंदाज में उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। उस लड़के ने स्टाइलिश जेल लगाकर अपने बालों को सेट कर रखा था और ऊपर ब्लैक जैकेट डाली हुई थी। उसके साथ 2 और लोग थे जिनके हाथ में कैमरा था। बेशक वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था जिसे लोग एमी के नाम से जानते थे और वो पूरे जोधपुर में फेमस था। उसकी पॉपुलैरिटी किसी से छुपी नहीं थी और उसके वीडियोस अक्सर वायरल हुआ करते थे, लेकिन उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी। वो हर बार किसी ना किसी कंट्रोवर्सीज से घिरा रहता था। खैर, भीनी मुस्कान के साथ एमी ने दिग्विजय को अप्रोच किया और बिना इजाजत के उसने अपना हाथ दिग्विजय के कंधे पर रखते हुए कहा, अरे दोस्तों, जरा यहां तो देखो, आज हमें कौन मिला है। एमी ने अपने कैमरे को दिग्विजय की ओर घुमाते हुए कहा, दिग्विजय सिंह राठौड़, राठौड़ परिवार का रिजेक्टेड माल। उस लड़के की बात सुनकर दिग्विजय का खून अंदर ही अंदर उबाल मारने लगा था। वो जानता था कि यह लड़का अपने फॉलोअर्स के लिए उससे रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिग्विजय गेम्स खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं था। एमी ने कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए लोकल बार की डिम लाइट में अपने सफेद दांत दिखाए और ड्रामेटिक अंदाज में अपना फालतू शो शुरू किया। हेलो, व्हाट्सअप माय लवली फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका एमी लेकर आ गया हूं एक नया व्लॉग और आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। एमी ने अपना कैमरा पूरे बार में घुमाते हुए कहा, गेस कीजिए आज इस 2 कौड़ी के लोकल बार में मेरी किससे मुलाकात हुई। नन अदर देन दिग्विजय सिंह राठौड़, द सो कॉल्ड वारिस ऑफ राठौड़ घराना, या फिर ये कहूं एक्स वारिस ऑफ राठौड़ घराना। अभी एमी ने अपना घटिया शो शुरू ही किया था कि देखते ही देखते 2 लाख से भी ज्यादा लोग उसकी बकवास सुनने लाइव आ गए थे। एकाएक एमी का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो चुका था और एक बार फिर से उसने दिग्विजय का मजाक बनाते हुए कहा, दोस्तों, अब इस आदमी के बारे में क्या ही कहूं। एमी ने दिग्विजय का कंधा पकड़ते हुए उसे कैमरे के फ्रेम में लाने की कोशिश की।
इस आदमी को उसके बाप ने किसी गली के कुत्ते की तरह महल से बाहर निकाल फेंका। आई मीन, क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं? एक मिनट, इसके पास सब कुछ था, लग्जरी, फेम, पावर, लेकिन अगले ही पल इसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रह गए। बेचारा दिग्विजय। राइट? आमी ने सवाल क्या किया? उसका लाइव स्ट्रीम ऑडियंस के कमेंट से भर गया। LOL, दिग्विजय तो पूरा लूजर है। तुरंत ही एक आदमी ने कमेंट किया। उसे लगता था कि वो कुछ हैं, लेकिन असल में वो कुछ नहीं है। तुरंत ही एक और कमेंट आया, गो ऑन एमी, उससे उसकी असलियत बताओ। एक फॉलोअर ने एमी को एनकरेज किया। स्क्रीन पर आ रहे कमेंट्स को देखकर एमी की मुस्कान और भी ज्यादा चौड़ी हो गई थी। गाइस, अभी तो मैंने शुरू किया है, ये आदमी, एमी ने दिग्विजय की ओर पॉइंट आउट करते हुए कहा। क्या कहा होगा एमी ने? क्या दिग्विजय इसी तरह अपनी बेइज्जती सहन करता रहेगा, या फिर हमें दिग्विजय का रौद्र रूप देखने को मिलेगा? क्या रणविजय सिंह की नजरों में दिग्विजय थ्रेट बन जाएगा? क्या मां बेटे मिलकर दिग्विजय को रास्ते से हटा पाएंगे? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कर्मा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM